नमस्कार। आज सुभाष चंद्र बोस की जयंती है। उन्हें याद करने का दिन है। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को कटक में हुआ था। इस महान देश के महान एवं गौरवपूर्ण 90 वर्षीय स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन के सुभाष चंद्र बोस महानायक थे। भारत की आज़ादी, जिसने पूरी दुनिया के 2/3 आबादी के भीतर असंभव से दिख रहे आज़ादी के स्वप्न को जागृत किया, उसके ऐसे महान नायक सुभाष चंद्र बोस को आज हम नमन करते हैं, उनका स्मरण करते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने वर्ष 1930 के उपरांत भारत की आज़ादी के आंदोलन को व्यापक रूप से प्रभावित किया, उसे एक नई दिशा दी। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन को उनके द्वारा भारत की सीमाओं से बाहर ले जाकर अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति और दबाव बनाने की रणनीति के तहत अंतर्राष्ट्रीय मंच प्रदान किया। सुभाष चंद्र बोस ने वर्ष 1921-22 से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ अपने सार्वजनिक जीवन की शुरुआत की। आपके द्वारा प्रारंभ में स्वराज पत्रिका का भी संपादन किया। बहुत शीघ्र आप भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस युवा शाखा के अध्यक्ष हो गए। महात्मा गांधी सुभाष चंद्र बोस की अद्भुत मेधा के कायल थे, जिस कारण सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के भीतर बहुत तेज़ी से आगे बढ़ना शुरू किया और वर्ष 1927 में आप भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महासचिव हो गए। अपने प्रखर और प्रगतिशील विचारों से नेहरू और सुभाष की जोड़ी ने राष्ट्रीय कांग्रेस में अलग स्थान बना लिया था। सुभाष और नेहरू न केवल कांग्रेस में थे, बल्कि कांग्रेस के बाहर प्रगतिशील आंदोलनकारियों के भी सीधे संपर्क में थे। प्रारंभ में सुभाष चंद्र बोस महात्मा गांधी को नेहरू की ही तरह प्रिय थे। सुभाष चंद्र बोस महात्मा गांधी के नमक आंदोलन में सहयात्री भी थे। यह इस तथ्य को स्थापित करता है कि महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस के बेहद नज़दीकी रिश्ते थे। लेकिन 1930 के बाद उनमें दूरियां बढ़ने लगी। सबसे पहले जब 1930 के उपरांत भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन बहुत उठान पर था, तब महात्मा गांधी ने इसे निलंबित कर दिया और इरविन पैक्ट की ओर बढ़ गए। इसके सुभाष चंद्र बोस खिलाफ थे। दूसरी महत्वपूर्ण घटना वर्ष 1931 में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी देने की थी। जब इन तीनों महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को फांसी की तैयारी चल रही थी, उस वक्त सुभाष चंद्र बोस ने मुंबई जाकर महात्मा गांधी से संपर्क किया और उन्हें इस बात के लिए तैयार कर दिया कि वे इरविन पर अपने प्रभाव का इस्तेमाल करें और इन तीनों महान क्रांतिकारियों की फांसी को टलवा दें। गांधी इस बात के लिए तैयार हुए और मुंबई से सुभाष चंद्र बोस के साथ चल पड़े। लेकिन उनके कराची पहुंचने से पहले ही भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को फांसी दे दी गई। इस एक घटना ने सुभाष चंद्र बोस को गहरे सदमे में ला दिया। गांधी ने भगत सिंह का समर्थन तो किया, लेकिन विलंब से उठाए इस कदम से उनके भीतर गहरी निराशा फैली और यहीं से उनकी राह जुदा होनी प्रारंभ हुई। लेकिन जवाहरलाल नेहरू जी के साथ सुभाष चंद्र बोस के संबंध पूर्ववत थे। इस कारण कांग्रेस में प्रगतिशील विचारधारा तेजी से बढ़ रही थी और इस जुगलबंदी का परिणाम था कि वर्ष 1938 में सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के निर्विरोध अध्यक्ष चुन गए। 1938 का साल अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में उथल पुथल का वर्ष था। जर्मनी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर द्वितीय विश्व युद्ध की परिस्थितियां उत्पन्न हो रही थी। इन परिस्थितियों का सुभाष चंद्र बोस भारत की आज़ादी के लिए लाभ उठाना चाहते थे।
सुभाष चंद्र बोस का यह भी स्पष्ट मत था कि अहिंसात्मक आंदोलन से भारत को आज़ादी नहीं मिल सकती, हमें सैनिक संघर्ष की दिशा में बढ़ना चाहिए। इस एक विचार ने जहां कांग्रेस के भीतर सुभाष चंद्र बोस की लोकप्रियता में वृद्धि कर दी, वहीं वह महात्मा गांधी से दूर होते गए। और वर्ष 1939 में जब महात्मा गांधी की इच्छा के विपरीत पट्टाभी सीतारामैया को पराजित कर सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष बने, तब महात्मा ने सुभाष चंद्र बोस का असहयोग प्रारंभ किया। परिणाम स्वरूप मात्र 3 माह में 22 अप्रैल 1939 को सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दे दिया और आगे अपने लिए ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कर संघर्ष की राह अलग की। कांग्रेस से अलग होने के बाद भी सुभाष चंद्र बोस के भीतर महात्मा गांधी और नेहरू के प्रति बराबर सम्मान बना रहा। सुभाष चंद्र बोस ने अंतर्राष्ट्रीय संपर्कों से जहां 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में आज़ाद हिंद सरकार का गठन किया, वहीं आज़ाद हिंद फौज के गठन के बाद उन्होंने उसकी 2 महत्वपूर्ण ब्रिगेडों का नाम नेहरू और गांधी के नाम पर रखा। बहुत तेज़ी से आगे बढ़ते हुए सुभाष चंद्र बोस ने बर्लिन में एक स्वतंत्र रेडियो की स्थापना की, जहां 4 जून 1944 को सिंगापुर से राष्ट्र के नाम संदेश में सुभाष चंद्र बोस ने ही सबसे पहले महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया। आज़ाद हिंद फौज की आक्रामक रणनीति ने रंग दिखाना शुरू किया। सुभाष चंद्र बोस ने अंडमान निकोबार और गोवा सहित बड़े हिस्सों में अपना आधिपत्य जमा लिया। सुभाष की सेना नागालैंड कोहिमा में जबरदस्त संघर्ष के बाद अंग्रेजी सेना से प्रभावित हुई। इस सब ने भारत में सुभाष चंद्र बोस की लोकप्रियता को बढ़ा दिया। सुभाष चंद्र बोस से प्रभावित होकर ही वर्ष 1946 में मुंबई म्यूटिनी नौसेना विद्रोह हुआ। इस नौसेना विद्रोह का ही परिणाम था कि अंग्रेज सेना में विद्रोह की कल्पना मात्र से कांप गए थे और उन्होंने भारत की आज़ादी का सैद्धांतिक फैसला कर लिया था, जिसके तहत उन्होंने मार्च 1947 में नौसैनिक पृष्ठभूमि के वायसराय माउंटबेटन को भारत की आज़ादी का रास्ता तय करने के लिए भारत भेजा। यह सुभाष चंद्र बोस की आक्रामक और वैश्विक दबाव की रणनीति ही थी कि असंभव सी दिख रही भारत की आज़ादी बहुत नज़दीक आ गई। लेकिन यह एक दुर्भाग्य था, आज़ाद भारत को देखने से पहले 18 अगस्त 1945 को ताइवान में एक विमान दुर्घटना में सुभाष चंद्र बोस शहीद हो गए। आज हम अपने इस महान नायक को याद करते हैं और युगों युगों तक भारत की समृद्धि और शक्ति के लिए सुभाष चंद्र बोस के दिखाए हुए रास्ते को पहचानते रहेंगे, उस पर आगे बढ़ते रहेंगे।